हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईज हिंदी। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों के, यानी कि डीपीएसपी। इसे शॉर्ट में आप डीपीएसपी भी जानते हैं ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ अ स्टेट पॉलिसी। तो पार्ट 3 की हमने लास्ट बात की थी, जिसमें कि हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में जाना था कि आखिर जो मौलिक अधिकार है वह क्यों होते हैं। क्लास थोड़ा सा लंबा था और उसमें देखो कुछ ऐसे और पॉइंट्स थे, कुछ और ऐसे प्रावधान थे, कुछ और बारीकियां थी जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ऐसे इंपॉर्टेंट संविधान के पार्ट है जहां से प्रश्न हमेशा हमेशा जो है वह आते हैं। कल हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बात की थी फंडामेंटल राइट्स में, और आज भी हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके से एक साल में दो जो क्वेश्चन है वह इस पर्टिकुलर टॉपिक से आए हुए हैं। सभी टॉपिक्स के साथ, कुछ मेंस के टॉपिक्स के साथ और कुछ करंट अफेयर के साथ हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। सो आई होप कि आप सभी की स्टडी जो है वह अच्छी चल रही होगी और साथ में आपकी जो सारी सीरीज जा रही हैं वो समग्र बैच की सीरीज अच्छी जा रही होगी। और कोशिश कीजिए कि बच्चों ये जो फ्री बैचेस का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएं। कॉन्टिन्यूटी के साथ जो क्लासेस है वह देखते रहिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। क्लास में आने के पहले एक बार जो है वह रिवीजन ज़रूर कर लीजिए, है ना। तो इससे क्या होगा, आपकी वो जो चीज़ें हैं वह थोड़ा सा स्थायित्व पकड़ लेंगी। और ये अच्छी बात है कि जैसे अगर आज मैंने आपको कुछ पढ़ाया, आप आज रीडिंग करोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेगी, आप चीज़ों को ज़्यादा कैच कर पाओगे, बजाय इसके कि आप एक दो दिन बाद पढ़ो। तो रिवीजन जो है वो बहुत जरूरी है कि एक बार टीचर ने आपको बता दिया, वो इनसाइट्स बता दिए कि अच्छा यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन आएगा, यहाँ से मेंस का क्वेश्चन आएगा। अब आपका काम क्या है, रीडिंग करो, प्रॉपरली रीडिंग करो, जो नोट्स बनाए हैं उसको तैयार करो, उसका रिवीजन करो। जिस तरीके से प्रश्न पूछता है यूपीएससी, उन चीजों को पढ़ने की कोशिश करो। अगर फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं मुझसे एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो रहे इस टॉपिक के, तो ये देखो कमी कहाँ रह गई है ना, लैक ऑफ नॉलेज है, सिली मिस्टेक्स कर बैठते हो, प्रैक्टिस नहीं है, नॉलेज है बट अप्लाई नहीं कर पाते हो, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो कोशिश करो इन सबको दूर करो, है ना। चलो तो देखो, ये चैप्टर आपको बताएगा निर्देशक तत्वों की विशेषताएं, वर्गीकरण, संशोधन के द्वारा कौन कौन से तत्व जोड़े गए हैं, डीपीएसपी के पीछे की संस्तुति, आलोचना, उपयोगिता, मूल अधिकार और टकराव क्रियान्वयन। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है वह आपका चैप्टर है। शुरुआत हम करेंगे कि नीति निर्देशक तत्व जो है वह क्या है, और उसके बाद जो है वह हम नेक्स्ट इसकी विशेषताओं पर आएंगे। नीति निर्देशक तत्वों को देखो, इसका जो वर्गीकरण है वैसे तो कह देते हैं सामान्य रूप से कि 36 से लेके 51 तक इसका जो वर्णन है वह किया गया है, लेकिन इसे भी इसकी कुछ प्रकृति और उद्देश्यों के आधार पर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है। सोशलिस्ट, गांधीयन एंड इंटेलेक्चुअल, है ना। समाजवादी, गांधीवादी, उदार, बौद्धिकवादी। तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब देखो, कुछ ऐसा था कि जैसे हमने जब मूल रूप से जो डीपीएसपी रखा था उसमें हमने कुछ चीजों को संशोधन के द्वारा प्रावधानों को जोड़ दिया गया, ठीक वैसे ही जैसे कि हमने मौलिक अधिकारों में संशोधन से कुछ प्रावधानों को जोड़ा था। हम उनकी बात करेंगे कि कब कब संशोधन हुआ और क्या क्या जोड़ा गया, और यूपीएससी ने यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है। डीपीएसपी के पीछे की संस्तुति क्या रही, आखिर इसकी सिफारिशें क्यों की गई थी, क्या जरूरत थी इसकी। आलोचना की हम बात करेंगे कि आखिर किन आधारों पर कहा जाता है कि डीपीएसपी जो है, अरे वह तो ऐसे चेक हैं जो कि बैंक के भुगतान की क्षमता पर निर्भर करते हैं। किसी ने कहा कि कोरी कल्पनाएं हैं, जैसे दीवारों पे अच्छी बातें लिखी रहती, बस वैसी ही चीजें हैं, उसका कुछ उपयोग तो है नहीं, कोई कानूनी शक्ति नहीं है। किसी ने कहा तर्कहीन है, किसी ने रूढ़िवादी, तो किसी ने कहा कि केवल संवैधानिक जो टकराव है वह होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका उपयोगिता क्या है, या फिर इसका जो महत्व है, इंपॉर्टेंस आखिर क्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आखिर इनमें टकराव जो है, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में टकराव किस बात का है, और निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन कब कब किया गया। ये सारे टॉपिक्स हमारे आज की क्लास के होंगे। चलो शुरू करते हैं। अच्छा ये बताओ, आखिर हमें आवश्यकता क्या हुई होगी कि हमने नीति के निर्देशक तत्वों को जोड़ा। नीति देखो, इसे कहा जाता है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, है ना, और इंग्लिश में वैसे हम बोल देते हैं डीपीएसपी। अब देखो, शॉर्ट में हमने बोल दिया डीपीएसपी, वैसे हम कहेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो, ऐसे प्रिंसिपल जो कि डायरेक्टिव कर रहे हैं स्टेट पॉलिसी को, मतलब इसमें राज्य जब नीतियां बनाएगा तब वह इन बातों को ध्यान में रखेगा, इन पॉलिसीज, इन प्रावधानों को ध्यान में रखेगा। ये जो है वह डीपीएसपी होगा। ठीक है, ये हमने आखिर लिए कहां से हैं। अगर हम डीपीएसपी के कॉन्सेप्ट की बात करें, है ना,
तो ये जो अवधारणा है ये हमने ली है आयरलैंड से। ये अवधारणा कहाँ से ली है? जैसे कि जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं वो हमने अमेरिका से लिए, और यहाँ पर डीपीएसपी की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने आयरलैंड से लिया है। अब आयरलैंड ने कहाँ से लिया है, ये भी एक विषय है ना, ये भी एक सूचना है, इंफॉर्मेशन है, फैक्ट है। आयरलैंड के संविधान में बेसिकली इस तरह की जो बात है वह की गई है, कुछ ऐसे निदेशक तत्व। निदेशक मतलब क्या है कि जो आपको राह दिखा दे कि आपको इन बातों का पालन करना चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, है ना, अनुशासन में रहना चाहिए। ये सारी चीजें क्या है, बस वही बातें इसमें लिखी हुई है कि राज्य जब नीतियां बनाएगा तब इनका जो पालन है वह करेगा, इन नीतियों के अनुसार अपनी जो पॉलिसी मेकिंग है वह करेगा। सो अवधारणा आयरलैंड की हो गई। अब देखो आगे, अगर हम ये कहें कि आखिर इनका वर्णन जो है वह संविधान में कहां पर है, तो इनका वर्णन किया गया है संविधान में भाग 4 में। भाग 3 में तो मौलिक अधिकार है और भाग 4 में, और अगर हम आर्टिकल्स की बात करें, अनुच्छेद की बात करें, तो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, 36 से लेके 51 तक। अब इन प्रावधानों को हमें पढ़ना है कि कौन कौन से प्रावधान है, क्यों है, कहां से लिए हैं, कहां पर इसका इंप्लीमेंटेशन जो है वह किया जाता है, क्या उपयोगिता है, वह यही सारी चीजें, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट देखो बच्चों कि नेक्स्ट है इसमें अवधारणा हमने आयरलैंड से लिए, वर्णन यहां पर है। और बेसिकली देखो ये जो नीति के निदेशक तत्व हैं ये राज्य को ये बताते हैं कि राज्य अपनी नीति बनाते समय इनको ध्यान में रखेगा, है ना, लेकिन ये कहीं भी प्रवर्तनीय नहीं है। मैं आपको एक फैक्ट बताती हूं, एक कॉन्सेप्ट नॉट अ फैक्ट, कि अगर हम संवैधानिक सलाहकार BN राव की बात करेंगे, संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, संवैधानिक सलाहकार, इन्होंने कहा था, BN राव के द्वारा यह कहा गया था कि जो अधिकार दिए जाने हैं ना उसको हम 2 भागों में बांट लें, ठीक है। हम क्या करें, इसके 2 भाग कर लें। एक भाग में उनको रखें जो कि न्यायोचित हो, और दूसरे भाग में हम उनको रखें जो कि गैर न्यायोचित हो। अब देखो इसका मतलब क्या है, गैर न्यायोचित हो, है ना। न्यायोचित का मतलब यह है कि आप इनको लागू कराने के लिए, है ना, आप इनको मांगने के लिए जो है वह कोर्ट जा सकते हैं, और वहां से जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वह आदेश दे देता है कि हाँ ये लागू होंगे, ठीक है। तो यहां पर एक न्यायोचित है जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, लेकिन आप डीपीएसपी को इंप्लीमेंट कराने के लिए, ये चूंकि इसकी प्रकृति जो है वह गैर न्यायोचित है और इसे आप लागू कराने के लिए नहीं जा सकते, ठीक है, कोर्ट इसे लागू नहीं कर सकती। तो एक की जो प्रकृति है, एक वादयोग है और दूसरा वादयोग नहीं है, ठीक है, जस्टिसेबल एंड नॉन जस्टिसेबल। इसमें कहा गया कि 2 तरीके से हम जो अपने ये अधिकार हैं इनको बांट लें, है ना। कुछ ऐसे अधिकार रखें जो कि पार्ट 3 में हम रख दें, जो कि हमें तुरंत जो है वह देने हैं, तुरंत नागरिकों को देने हैं, इससे हम समझौता नहीं कर सकते। और दूसरा जिससे कि हम थोड़ा अगर रुक जाए तब भी हम दे सकते हैं, या फिर जब राज्य सक्षम हो जाए तब हम लोगों को दे सकते हैं। तो संवैधानिक सलाहकार BN राव ने यह कहा था कि हम क्या करें। अच्छा देखो हुआ क्या था ना कि जब संविधान सभा ने अधिकार बनाए, अधिकारों की पोटली बड़ी भारी हो गई थी, और वो इतनी भारी हो गई थी कि अब उठ नहीं रही थी। उठना इन सेंस कि राज्य के पास इतने संसाधन ही नहीं थे। अब देखो जैसे कि रोजगार का अधिकार या फिर मनरेगा, इस तरह की योजनाएं क्या शुरू में लागू की जा सकती थी? जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने, एक नवोदित राष्ट्र के सामने इतने सारे चैलेंजेस थे, और उन चैलेंजेस को दूर करने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे। अगर हम ये कहें कि इनइक्वालिटी को दूर करेगा, आय की समानता के लिए जो है वह राज्य कोशिश करेगा, कहां से कर लेगा, कैसे कर लेगा? राज्य के पास उतने संसाधन नहीं है।
राज्य के पास संसाधन उतने नहीं है, वह ये नहीं कर सकता, और इसलिए संविधान ने कुछ ऐसे निदेशक तत्वों को बनाया कि राज्य जब अपनी आगे नीतियां बनाएगा तब इनको ध्यान में रखेगा, लेकिन उसमें बाध्यता जो है वह नहीं रखी गई। अगर बाध्यता रख देते तो सरकार जो है वह उन सीमाओं, मतलब सरकार के लिए वो सीमा बन जाती, वो उनको फुलफिल नहीं कर पाते। अच्छा, इसका हम उद्देश्य की बात करते हैं। ये बताओ कि जैसे कि हमने फंडामेंटल राइट्स की बात की थी, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, इनका उद्देश्य क्या था? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। भूल गए या फिर याद है? याद है ना? काफी बच्चों की आवाजें सुन ली मैंने। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, और वही मैंने आपको बताया था कि जब हम डीपीएसपी की बात करेंगे, इसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना। या एक बात और समझो, जो डीपीएसपी हैं ये बेसिकली पूरे इंटायर सोसाइटी के लिए होते हैं। अभी आगे हम बात करेंगे, ये समाज के कल्याण के लिए हैं, और इसलिए इस सेक्शन को हम वेलफेयर भी कहते हैं, कल्याणकारी राज्य। तो कल्याणकारी राज्य का जो कॉन्सेप्ट है वह किस में है? वह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। ठीक है, कुछ और मैं आपको बातें बताती हूं। जरा इस प्रश्नों को देखो, इस क्वेश्चन को देखो जरा, 2015 का प्रश्न। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट हैं, 2015 का प्रश्न है, ये भी 2015 का प्रश्न है। कल्याणकारी राज्य का आदर्श पूछा है, वेलफेयर स्टेट। कल्याणकारी राज्य है ना, वेलफेयर स्टेट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्टेंट इन इट्स 2015 का क्वेश्चन है। दो प्रश्न पूछे गए, किससे संबंधित है? प्रियम्बल से, डीपीएसपी से, फंडामेंटल राइट से, या 7th शेड्यूल से? कहां से संबंधित है? तो चूंकि डीपीएसपी बहुत सारे ऐसे प्रावधान करता है, नीति के निदेशक सिद्धांत बहुत सारे ऐसे प्रावधान करता है जिससे समाज का कल्याण हो सके, एक वेलफेयर जो स्टेट है उसकी स्थापना की जा सके, और इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट जो है वह किस में बात की गई है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में, है ना। ये भी पूछा जा सकता था कि किस भाग में, आपको पता होना चाहिए कि पार्ट 4 में इसकी जो व्यवस्था है वह की गई है, दैट इज कॉल्ड डीपीएसपी। एंड देन नेक्स्ट है कि अगर हम राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांतों की बात करें तो ये सिद्धांत देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। आपने अगर सही पढ़ा है, आपसे डेफिनेटली जो क्वेश्चन है वह बनेगा। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, और इन सिद्धांतों में निहित प्रावधान किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं है, किसी भी न्यायालय के द्वारा जो है इनको लागू नहीं किया गया है। ऐसा है क्या? मैंने जस्ट आपको बताया कि अगर हम नीति के निदेशक सिद्धांतों की बात करें, इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है। इन्हें लागू कराने के लिए, अच्छा मैं आपको अभी करंट अफेयर लेटेस्ट बताती हूँ। हम सभी को पता है कि अभी आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मामला है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड काफी चल रहा है, समान नागरिक संहिता। सरकार बार बार कह रही है कि हाँ ये जो है वह होना चाहिए, जरूरत महसूस हो रही है। आर्टिकल 44, तो अब यहां पर यूपीएससी ने से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा और मेंस में भी क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो भी चीजें करंट अफेयर में चल रही हैं उनको भी ध्यान में रखना है। इसके पहले शायद 15-16 में यूपीएससी यहां से प्रश्न जो है वह मेंस में पूछ चुका है, अभी प्रश्न आपको दिखाओगे। ठीक है, तो अभी हाँ लेटेस्ट क्या बता रही थी मैं कि आर्टिकल 44 को लागू कराने के लिए कुछ जो याचिकाएं हैं ना, ये दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और इन याचिकाओं को खारिज करने की अपील केंद्र सरकार कर रहा है। केंद्र सरकार कह रहा है कि चूंकि डीपीएसपी तो भैया लागू ही नहीं किए जा सकते, ये प्रवर्तनीय नहीं है। देखो इसके लिए और शब्द क्या आएगा कि ये प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है, इनको लागू नहीं कराया जा सकता। ये डीपीएसपी के बारे में कहा जा रहा है, प्रवर्तनीय या लागू है ना, तो आप इसको लागू कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। सो सिद्धांत सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं और ये किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। टफ था क्या? नहीं था, है ना, नहीं था टफ। चलिए
अच्छा, एनसीईआरटी में अब तक हमने पढ़ा, इसके पहले मैं कुछ बातें आपको इसलिए पुरानी याद दिला देती हूँ कि भूलो ना, वो भी काम का था। अगर प्रश्न आएगा तो वहां से भी आ जाएगा, है ना। जैसे कि वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए, वो नीति के निर्देशक तत्वों की सूची में लिस्टेड है। और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के अलावा भी ऐसे अधिकार जो हमें मिलने चाहिए, जैसे हमें केवल पॉलिटिकल राइट थोड़ी चाहिए, हमें तो इकोनॉमिक राइट्स भी चाहिए, हमें सोशल राइट्स भी चाहिए, तो बहुत तरीके के राइट्स हो सकते हैं। तो ऐसे अधिकार जो नागरिकों को फंडामेंटल राइट के अलावा मिलने चाहिए, समाज को स्वीकार करना चाहिए, ऐसे लक्ष्य उद्देश्य और ऐसी बातें जो सरकार भी स्वीकार करे, तो समाज स्वीकार करे, सरकार स्वीकार करे, फंडामेंटल राइट के अलावा मिले, उन्हें हम डीपीएसपी कहते हैं। देखते हैं कि समय समय पर सरकार ने कुछ निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया, जैसे कि जमींदारी उन्मूलन, जैसे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी, कुटीर और लघु उद्योग को प्रोत्साहन, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उन्नयन के लिए आरक्षण की व्यवस्था। अब जैसे कि देखो क्यों कल्याणकारी कहा गया, क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि जो डीपीएसपी है ना, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, वह क्या करेगा, वंचित तबके के लिए उत्थान के लिए प्रयास करेगा, और ये उत्थान के प्रयास आरक्षण हो गए, अफर्मेटिव एक्शंस में आ गए, है ना। इसके अलावा देखो इसका उद्देश्य क्या है, लोगों का कल्याण, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। और यहां से यूपीएससी ने प्रश्न पूछा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौते की बात जो है वह कहां पर की गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें कैसी कैसी नीतियां हैं, जैसे कि समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44, मद्यपान निषेध 47 में बात करेंगे, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा, उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक। गांधी जी कहते थे पशुपालन और इन सब की बात वह कर रहे हैं ना, तो हम देखेंगे कि अगर और पशुओं को ना मारने की बात हो रही है, मतलब अहिंसा के सिद्धांत की बात हो रही है ना, हिंसा ना करना गांधी जी का मेन मोटो था। तो यहां पर क्या है कि पशुओं को ना मारना, और पंचायत है आर्टिकल 40 में है, और ये गांधीवादी सिद्धांत में आ जाएगा। ग्राम पंचायत को प्रोत्साहन 40 में आएगा आर्टिकल 40 में, तो ये गांधीवादी सिद्धांत हो गया। इसके अलावा ऐसे अधिकार जिसके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता, आप न्यायालय में डीपीएसपी को लागू कराने का दावा नहीं कर सकते, मतलब प्रवर्तनीय नहीं है, वाद योग्य नहीं है, न्यायोचित नहीं है, गैर न्यायोचित प्रकृति है। इसके अलावा पांचवा शब्द नहीं पूछा जाएगा, यही चारों शब्द आएंगे बच्चों, ठीक है। सो देखो पर्याप्त जीवन यापन, महिला और पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन, अब यहाँ पे भी मैं स्टार लगा देती हूँ, पहले ये नहीं था, बाद में इसको शामिल किया गया, तो कब शामिल किया गया ये बात यूपीएससी ने पूछी। आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, काम का अधिकार, और 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए, है ना, ये मत सोचना बालिकाएं नहीं है, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था और देखरेख की शिक्षा, ठीक है। तो ये जो है वह नीति के निर्देशक सिद्धांत। अब देखो जो हमने फंडामेंटल राइट्स देखे थे, इसमें हम थोड़ा सा ना एक डिफरेंस देख लेते हैं, आप आसानी से समझ पाएंगे कि जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे और जब हम डीपीएसपी की बात करेंगे, इन दोनों में अंतर आखिर है क्या, ठीक है। तो सबसे पहला तो फंडामेंटल राइट कहां पर है, संविधान के भाग 3 में इसकी व्यवस्था की गई है। डीपीएसपी कहां पर है, संविधान के भाग 4 में। यहां पर आर्टिकल देख लो, आर्टिकल 12 से लेके अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक प्रावधान है, और डीपीएसपी की बात करेंगे तो इसमें अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक जो प्रावधान है वे दिए गए हैं, ठीक है। जो हम अंतर देख चुके थे कि जो फंडामेंटल राइट हैं ये कैसे हैं, प्रवर्तनीय हैं, लागू हम करा सकते हैं, प्रवर्तनीय हैं, ठीक है, न्याय योग्य हैं, न्याय योग्य हैं, ठीक है। इसके लिए जस्टिशिएबल जो वर्ड है ये लिख लो। और वहीं जब हम डीपीएसपी की बात करेंगे, इनकी प्रकृति कैसी है, गैर न्यायोचित है, ठीक है, गैर न्यायोचित है, वाद योग्य नहीं है, मतलब आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या जाकर ये लागू नहीं करवा सकते, वाद नहीं कर सकते, तो वाद योग्य नहीं है। तो इनकी प्रकृति कैसी है, नॉन जस्टिशिएबल, नॉन जस्टिशिएबल, ठीक है। अब एक बात और देखो,
फंडामेंटल राइट की अगर हम बात करें, ये समटाइम्स क्या होता है, एक नेगेटिव ऑब्लिगेशंस टाइप पे है। फंडामेंटल राइट से अगर कोई नीति ऐसी बनाता है, सरकार के द्वारा कोई ऐसी नीति, कोई ऐसा लॉ मेकिंग किया जाता है जो कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता हो, अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तब ऐसी नीति को शून्य घोषित किया जाता है। तो यहां पर क्या है कि बेसिकली फंडामेंटल राइट जो है ना, ये राज्य पर कुछ सीमाएं आरोपित कर रहे हैं और इसलिए हम इसकी प्रकृति को कुछ कुछ ऐसे हैं जिसे कि हम नकारात्मक विशेषताओं वाला कहते हैं, नकारात्मक विशेषताओं वाला कहते हैं। ठीक है, तो ये नकारात्मक क्यों है, इसे नेगेटिव ऑब्लिगेशन समटाइम कहा जाता है। ठीक है, नेगेटिव ऑब्लिगेशंस। ये नेगेटिव ऑब्लिगेशंस किसके लिए, सरकार के लिए, क्योंकि सरकार को कुछ करने से रोकते हैं। तो सरकार को क्या करने से रोक रहे हैं, ऐसी नियमों को, ऐसी विधियों को बनाने से रोकते हैं जो कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो। अब सेम हम डीपीएसपी की बात करते हैं, तो इसका बेसिकली जो प्रकृति है ये सकारात्मक है। सकारात्मक क्यों है, क्योंकि ये राज्य को कल्याण के लिए कुछ दिशा निर्देश देते हैं। सकारात्मक क्यों है, क्योंकि राज्य को कुछ कल्याण हेतु, राज्य को कल्याण हेतु निर्देश देते हैं। ठीक है, निर्देश देते हैं कि आप इस तरीके से नीतियां बनाइए कि जो पिछड़ा वर्ग है या फिर ऐसा है उसका उत्थान हो सके। तो ये सकारात्मक नकारात्मक हो गया। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट और इन दोनों में ये एक बड़ा अंतर हो जाता है। इसके अलावा जब हमने इन दोनों के उद्देश्य की बात की थी, तो जो फंडामेंटल राइट है इसका उद्देश्य क्या होगा, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। और वहीं जब हम डीपीएसपी की बात करेंगे इसका उद्देश्य क्या होगा, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना, सामाजिक एंड आर्थिक लोकतंत्र जो है उसको स्टैब्लिश करना, ये जो है वह डीपीएसपी का होगा। ठीक है, क्लियर है। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, कुछ कुछ बातें हमने की कि क्या आखिर इनमें जो है एक अंतर है। अब आगे हम चलते हैं। ठीक है, आगे कुछ हम विशेषताओं की बात कर लेते हैं कि आखिर नीति की निर्देशक सिद्धांतों की जो विशेषताएं हैं वह क्या है। देखो, सबसे पहली बात जो अब तक हमने देखा कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। विशेषताओं में पहली विशेषता क्या हुई कि नीतियों और कानूनों को प्रभावी करते समय या प्रभावी बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखा जाएगा। तो पहला यहां पर क्या है कि राज्य द्वारा, पहली विशेषता क्या है, राज्य द्वारा नीतियां बनाते समय, राज्य द्वारा नीतियां बनाते समय इन्हें ध्यान में रखा जाएगा, इन्हें ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, कोई बाध्यता नहीं थोप रहे हैं, बाध्यता नहीं थोप रहे हैं, बट हाँ, नीतियां जब राज्य बनाएगा इनको ध्यान में रखेगा। और ये बेसिकली एक संवैधानिक निर्देश है जो कि विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक से कुछ ऐसी सिफारिशें करते हैं। ठीक है, जो सिफारिश करते हैं। आर्टिकल 36 कहता है कि राज्य शब्द, देखो अब यहाँ पर अगर हम आर्टिकल 36 की बात करेंगे, 36 से ये शुरू है। आर्टिकल 36 कहता है कि राज्य जो है वो क्या करेगा, कल्याणकारी राज्य के लिए इन पॉलिसीज को ध्यान में रखेगा। तो आर्टिकल 36 में राज्य शब्द का क्या मतलब है, आर्टिकल 36 में राज्य शब्द का वही मतलब है जो मूल अधिकारों में भाग 3 में है, भाग 3 में आर्टिकल 12 में। याद आया, मौलिक अधिकारों को पढ़ते समय हमने जाना था कि 12 से 35 तक वर्णन है, पर 12 अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12 क्या कहता है, स्टेट वर्ड को परिभाषित करता है कि बार बार राज्य राज्य तो कह रहे हैं, बट राज्य का मतलब क्या है, क्या केंद्र की विधायिका शामिल होगी, क्या राज्य की विधायिका शामिल होगी, क्या स्थानीय सरकारें, ट्रिब्यूनल्स या ऐसी कोई एजेंसी जिसे संसद या फिर जो है उच्चतम न्यायालय अधिकृत करे कि वह राज्य के साथ मिलकर काम कर रही है, वो अगर हनन करेगी तो उसके खिलाफ दावा पेश किया जा सकता है, वो सभी जो है वह राज्य की श्रेणी में आएंगे। तो आर्टिकल 36 में फिर से जो यहां पर राज्य शब्द की बात की गई है, ठीक है, कि राज्य ऐसा करेगा, तो राज्य शब्द का याद रखना परिभाषा नहीं है। अगर प्रश्न आ जाए कि आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा है, गलत हो जाएगा, राज्य की परिभाषा नहीं है, इसमें ये बताए कि वहां लिखा है वहां पढ़ लो। ठीक है, सो राज्य शब्द का अर्थ वही होगा जो भाग 3 में है, जो
भाग 3 में है ना, या आर्टिकल 12 में है, उसी से इसका जो अर्थ है वह समझा जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। कहा जाता है कि ये जो निदेशक तत्व हैं, ये आलोचना भी बेसिकली इसकी की जाती है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चीजों को हम विशेषताओं में पढ़ लेते हैं। ठीक है, निदेशक तत्वों को कहा जाता है कि ये भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुदेशों की तरह है। निदेशक तत्वों के बारे में कहा जाता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम, कुछ लोगों ने तो कहा था कि इसकी कार्बन कॉपी है, 1935 के अनुदेशों के समान है। ठीक है, बस अंतर ये है, अनुदेशों के समान है, निर्देशों के समान है। अंतर यह है कि 1935 में जो निर्देश गवर्नर देता था, जैसे कि जो प्रांत या राज्य थे उनको, उनके गवर्नरों को, जो गवर्नर जनरल होता था उनको निर्देश जारी करता था, और अब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका के लिए ये जो तत्व है वह निर्देश देते हैं। अंतर यही है, बट ये 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था उसके कुछ निर्देशों के समान है। ठीक है, क्लियर है कि बस ये था कि पहले औपनिवेशिक कॉलोनियों को भेजे जाते थे ये निर्देश, किस तरह की नीतियां बनाओ, अब जो है वह कार्यपालिका विधायिका को भेजे जाते हैं। देखो, तीसरी बात इसमें कही जाती है कि बेसिकली इनका जो मेन उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, ये इसकी विशेषता है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए कई सारे जो प्रावधान है वह किए गए हैं, है ना। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इनका उद्देश्य आदर्श, स्वतंत्रता, समानता, मतलब वो सारी चीजें जो प्रस्तावना में भी लिखी गई हैं। प्रस्तावना में बात की गई ना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, तो राजनीतिक की तो बात वहां पर हो गई, अब इसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय जो प्रस्तावना में उल्लेखित है उसकी भी बात यहाँ पर की जाती है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात हो रही है, तो यहां पर याद रखना वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट यहीं से आ रहा है, जो कि यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा था, है ना। वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना कहां से हो रही है, यहीं से शुरू हो रही है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है इसमें कि बेसिकली ये जो निदेशक तत्व है इनकी प्रकृति कैसी है, गैर न्यायोचित है, जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं हम, कि इसको नहीं समझाती हूं, बस लिख लो, इनकी प्रकृति कैसी है, गैर न्यायोचित है, गैर न्यायोचित प्रकृति है। साथ ही ये बात भी याद रखना कि ये बेसिकली कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, है ना, बल्कि ये एक नैतिक आदर्श की तरह होते हैं। तो निदेशक तत्व क्या है कि देश के शासन में मूलभूत हैं और इन्हें अपनाना एक नैतिक दायित्व है। तो एक नैतिकता की तरह बेसिकली इनको कंसीडर किया जाता है, जैसे कि आर्टिकल 37 कहता है कि निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाते समय इनको ध्यान में रखा जाएगा। 36 में तो बात की गई, राज्य शब्द का वही अर्थ होगा जो कि भाग 3 में है ना। और यहाँ पर आर्टिकल 37 क्या कह रहा है, आर्टिकल 37 कह रहा है कि नीति बनाते समय जो डीपीएसपी है, ठीक है, ये मूलभूत है, मतलब इसको ध्यान में रखा जाएगा, इसके बेस पे नीतियां बनाई जाएंगी, है ना, एक मूलभूत तत्व है। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं, ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं, ये आर्टिकल 37 कह रहा है। ठीक है, आर्टिकल 37 कह रहा है प्रकृति गैर न्यायोचित है, ये सारी बातें हमने कर ली। चलिए अब देखो प्रश्न देखो जरा, ये तो खैर अधिकार कर्तव्यों का है, इसको हटा देते हैं, मौलिक कर्तव्यों में बता दूंगी। भारतीय संविधान के तहत धन का संकेंद्रण किसका उल्लंघन करता है, 2021 का क्वेश्चन है। देखो एकदम सिंपल, एक वन लाइनर क्वेश्चन है, बस हाँ थोड़ा सा तो है कि आखिर उसमें ये पूछ लिया कि धन का जो संकेंद्रण है, अगर आपको आर्टिकल याद होगा, अगर आपने डीपीएसपी पढ़ा होगा, आप समझ जाएंगे कि ये किस आर्टिकल में है। ठीक है, चलो इसके अलावा ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। 2020 का एक और प्रश्न देखो, भाग 4 की बात की गई है,
अगर आपको पता होगा, पता ही नहीं होगा कि भाग 4 में क्या है, भले आपने राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत पढ़े हुए हैं, आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो कहीं भी आप देखेंगे कि राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत या निदेशक सिद्धांत नहीं लिखा हुआ है ना। हाँ, इसमें हिंट है कि ये निर्धारित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। अब आपको जो है भाई ये पता ही नहीं है कि राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बात हो रही है, तब आंसर नहीं कर पाओगे। बट आपने उसको अच्छे से स्टडी किया है बच्चों। कौन सा ऐसा स्टूडेंट है कि जो आधे घंटे की क्लास के बाद इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा? वे अदालतों के द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। अभी मैंने आपको चीख चीख कर बताया कि भाई ये प्रवर्तनीय होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे, है ना, क्योंकि प्रकृति गैर न्यायोचित है, गैरवादी युग है, किसी भी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। एग्जैक्टली भाग में राज्य द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करने के लिए, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि संदर्भ में कौन सा कथन सही है ना। पहला जो है वह गलत है, आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है। अब चलो हम नेक्स्ट आते हैं कि जो ये सिद्धांत है ना, इन सिद्धांतों का कुछ वर्गीकरण जो है वह किया गया है। इन सिद्धांतों का जो वर्गीकरण है वह किया गया है, जैसे कि 3, अगर हम देखें कि किस आधार पर, तो जो इसका वैचारिक स्रोत है और जो इसका उद्देश्य है, इस आधार पर जो वर्गीकरण है वह किया गया है। जैसे कि समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिकतावादी सिद्धांत, है ना। समाजवादी सिद्धांत ऐसे सिद्धांत जो लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का जो खाका है वह खींचते हैं। तो समाजवादी सिद्धांत जो लोकतांत्रिक समाजवादी समाज का, लोकतांत्रिक समाजवादी समाज का खाका खींचते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखो कि जब हम समाजवाद की बात करते हैं तो इंडिया में जो ये सोशलिज्म में ये जो समाजवाद की बात की जा रही है ना, 2 तरह का। एक तो मार्क्सवाद का समाजवाद है। मार्क्सवाद का समाजवाद क्या कहता है? दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास पाने के लिए पूरी दुनिया है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, युद्ध की बात करते हैं, हिंसा की, क्रांति की बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ मतलब इंडिया की अगर हम बात करें तो जो समाजवादी सिद्धांत है, हमने किस तरह का समाजवाद अपनाया है? तो क्या मार्क्सवाद या फिर गांधीवाद? तो इंडिया का जो समाजवाद है वह गांधीवाद समाजवाद है, ठीक है। गांधीवाद की तरफ ज्यादा झुकाव है। गांधी जो सोचते हैं, गांधी का जो विचार है, समाजवाद का जो कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली अगर हम मार्क्सवाद की बात करें या साम्यवादी समाजवाद की बात करें, वो कहता है कि उसमें जो निजी जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं उसका उन्मूलन कर दो। ये बात उसमें कही जाती है, तो है ना, जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं उसका क्या कर दो? उन्मूलन कर दो, उसका वहां पे कोई स्थान नहीं है। लेकिन देखो, और राज्य जो है वो सब कुछ होगा। मार्क्सवादी समाजवाद की बात करें, कहता है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज है ना, यही असमानता की जड़ है, इन्हें खत्म कर दो। पर गांधीवादी समाजवाद की हम बात करेंगे, ऐसा नहीं मानता, है ना। तो इंडिया के द्वारा एक मिश्रित जो समाजवाद है उसकी परिकल्पना की गई, जिसमें निजी संपत्तियां हैं और राज्य का स्वामित्व भी है ना, निजी स्वामित्व भी है। इंदिरा गांधी ने एक बड़ा ही अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि हमारा जो समाजवाद है वो हमारा अपना ही प्रोडक्ट है। हमारा समाजवाद हमारा अपना ही प्रोडक्ट है। हमने देश की आवश्यकताओं के अनुसार उस समाजवाद को अपनाया। केवल राष्ट्रीयकरण करना हमारा उद्देश्य नहीं है ना। तो यहां पर कहा कि हम आवश्यकता के अनुसार उन क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करेंगे जिनकी हमें आवश्यकता महसूस होगी। तो हमारा अपना ही एक अपना ब्रांड है समाजवाद का। ऐसी बात इंदिरा गांधी जी के द्वारा की जाती है। तो समाजवादी सिद्धांत ऐसे सिद्धांतों की बात करेगा, ठीक है, जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए होंगे। अब देखो, गांधीवादी सिद्धांत की बात करेंगे, ऐसे सिद्धांत जो गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं। गांधीवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है, ठीक है। गांधी जी के विचारों से प्रभावित है, या गांधी सोचते थे कि जिस तरह का भारत होना चाहिए, जिस तरह का संविधान होना चाहिए। तो बेसिकली गांधी के सपनों को साकार करने के लिए कुछ विचारों का जो समावेश है वह हमने किया है ना। जैसे कि इसमें हम देखते हैं कौन सा आर्टिकल आएगा, अनुच्छेद 40, ठीक है, आर्टिकल 40 जिसमें ग्राम पंचायतों की बात, क्योंकि गांधी जी विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। आर्टिकल 43, इसमें वह सहकारी समितियों और इन सब के कुटीर उद्योगों की बात करते हैं। 46, 48, 46
और 48 ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि गांधीवादी विचारधारा से संबंधित हैं। अब देखो उदारवादिता की विचारधारा से जो संबंधित है, बौद्धिकवादी उदार बौद्धिकवादी की बात करेंगे जो उदारवादी विचारधारा से संबंधित है, उदारवादी विचारधारा से संबंधित हैं, जैसे कि समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, समान नागरिक संहिता, ये किससे संबंधित है, जैसे कि उदारवादी विचारधारा से संबंधित है। या फिर कृषि और पशुपालन में हम देखेंगे वैज्ञानिक प्रणालियों का यूज करना, पर्यावरण संवर्धन, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इस तरह की बातें उदार बौद्धिकवादी सिद्धांतों में आएंगे। ठीक है, विस्तार से मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा थोड़ा आप समझ गए होंगे कि क्या क्या जो है इसमें आएगा और किस तरीके से ये जो वर्गीकरण है वह किया गया है। ठीक है, अब आपको ध्यान से पढ़ना है। देखो समाजवादी सिद्धांत में ये सारे आर्टिकल्स आएंगे। क्या क्या होगा समाजवादी सिद्धांत में? आर्टिकल होगा 38, आर्टिकल होगा 39, आर्टिकल होगा 41, आर्टिकल होगा 42, 43, 43A, 47। मतलब एक समाज के संबंधित, जब समाज की ज्यादा बात होगी तब इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं उसका प्रयोग होगा। जैसे कि आर्टिकल 38 कहता है कि जो राज्य है वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करेगा और ये सुनिश्चित करने के लिए आय, स्थिति, सुविधा, अवसरों और असमानताओं को कम करेगा, सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित संरक्षित करेगा, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देगा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, आर्टिकल 38। प्रश्न पे वापस आ जाओ, मैं इसको यही रख लेती हूं। ठीक है, तो यहां पर भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का संकेंद्रीकरण, यहां पर इकोनॉमिक जस्टिस की बात की जाती है, आर्थिक न्याय की बात की गई, किसमें? आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 किसका हिस्सा है? डीपीएसपी का। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? ठीक है, राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत। आर्टिकल 39 कहता है कि राज्य विशेष रूप से कुछ नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में प्रयास करेगा, जैसे कि सभी नागरिकों को आजीविका के साधन दे देना, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए स्थापित करना। भौतिक संसाधनों के स्वामित्व, अब देखो अगर हम जमीन की बात करें कि आखिर क्यों जमींदारी उन्मूलन का इतना ज्यादा हुआ, कि यहाँ पर एक तरह सरकार ने चूंकि डीपीएसपी को अपनाया हुआ है, ये नीति के निदेशक सिद्धांत है, सरकार जब नियम बना रही है तो इसको दिमाग में ऑलरेडी बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि हमें असमानता को कम करना है, भौतिक संसाधनों का जो स्वामित्व है उचित करना है। ऐसे में भूमि है ना, जो फंडामेंटल राइट को भी प्रभावित करता था। पर सोचो कि अगर डीपीएसपी जो है बेसिकली ये सामाजिक भलाई की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम डीपीएसपी की बात करेंगे, याद रखना कि ये किसके लिए है? ये सामाजिक भलाई की बात करते हैं, सामाजिक कल्याण की बात करते हैं। और वही जब फंडामेंटल राइट की बात करेंगे, ये व्यक्ति के अधिकारों की बात करते हैं। ये व्यक्ति के अधिकारों की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर डीपीएसपी का ये मानना है कि जो सोसाइटल जो नीड है ना, जो सोसाइटल जस्टिस है वो ज्यादा बढ़ा है ना, ये जो है सामाजिक कल्याण ज्यादा जरूरी है, व्यक्ति के अधिकार जरूरी नहीं है, ऐसा डीपीएसपी मान रहा है। आगे देखो, कुछ ही व्यक्तियों के पास धन का जो संकेंद्रण है वह होने से बचाना। अच्छा, एक बार इसको फिर से करेक्ट कर लो बच्चों कि ये जो बात 38 में की गई है, 39 में स्पेशली, है ना, 38 और 39 में स्पेशली इस बात को मेंशन किया गया है, धन के संकेंद्रण को। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस की जब हम बात करेंगे कि ये आपका 38 में वर्णन है, और इसीलिए इस तरह के जो प्रश्न है वह प्रॉपरली नहीं पूछे जाते कि आप आर्टिकल बता दो, क्योंकि अगर आर्थिक न्याय की बात होगी तो वो प्रस्तावना में भी है, आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस की बात होगी तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात प्रस्तावना भी करता है। 38 में भी ऐसी बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो आर्टिकल 38 और प्रस्तावना ये दोनों चीजें सेम हो गई, प्रस्तावना के ये जो अंश है ना। 39 में बात की गई कुछ ही व्यक्तियों के पास धन का संकेंद्रण रोकना,
41 कह रहा है कि बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता या कार्य करने में या शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार होगा। ठीक है, तो अगर कोई असहाय व्यक्ति है तो उसे राज्य से सहायता पाने का अधिकार होगा, जिससे सरकार बुजुर्गों के लिए कोई पेंशन योजना के लिए काम करती है या फिर कुछ मुफ्त राशन या फिर कुछ और जो सुविधाएं हैं वह देती है। 41 हो गया। 42 कहता है काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करना, मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करना। ठीक है, तो काम करने की न्याय संगत परिस्थितियां हो, मानवोचित दशाएं हो, मतलब ऐसी दशा जिसमें कि आप काम कर सको। ठीक है, और मातृत्व, अगर हम मैटरनिटी लीव की यहां पर बात करें, ठीक है, या फिर मैटरनिटी जो सुविधाओं की बात करें, आर्टिकल 42 ये कह रहा है। 43 देखो, राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। एक उचित जीवन स्तर, मिनिमम ही सही पर उचित जीवन स्तर, और इसमें अब केवल रोटी कपड़ा नहीं आ रहा है, मकान नहीं आ रहा, अब शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीजें भी इसमें शामिल हो चुकी हैं। 43 ए कहता है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना राज्य कदम उठाएगा। ठीक है, यहां पर मैंने स्टार लगाया हुआ है आर्टिकल 43 पे। 47 और देख लो, लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, सबके स्वास्थ्य में सुधार कैसे होगा? सरकार जो है शराबबंदी कर देती है। बिहार और गुजरात को उदाहरण देख लो, कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया? डीपीएसपी से आया। ये जब समाज की बात हो रही हो कि देखो समाजवादी सिद्धांत हुए ना कि कैसे आप समाज और कल्याण के लिए बात करोगे, तो यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय विवाद की बात हो रही है, धन का संकेंद्रण रोका जाएगा, ये बात हो रही है। ठीक है, जो ऐसा व्यक्ति है जो कि सक्षम नहीं है, उसको सरकार कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज दे दे, कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं दे दे, उसकी बात हो रही है। न्याय संगत दशाओं की, मतलब समाज को ठीक करने से संबंधित, ध्यान रखना, समाज को ठीक करने से संबंधित, समाज के कल्याण से संबंधित जब बातें होगी तो समाजवादी सिद्धांत आएगा। ठीक है, अब आओ गांधीवादी पे चलते हैं। 40, 43 बी, 46, 47, 48। ठीक है, अब देखो 47 उसमें भी है, 47 इसमें भी है, पर यहां पर 47 वहां पे कहा गया कि राज्य जो है वह सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार की बात करेगा, और यहाँ के 47 में नशीले पदार्थों को अलग से लिखा गया है। तो ये क्या है? नशीले पदार्थ, हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर जो है वह रोक लगाई जाएगी। ये गांधीवादी सिद्धांत हुआ। 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित करने के लिए जो राज्य वह कदम उठाएगा। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि जब 73 और 74 संविधान संशोधन लागू हुआ, 70, स्पेशली हम 73 की बात कर लेते हैं, 73वां संविधान संशोधन, तब कौन सा अधिकार, मतलब एक तरीके से वो हो गया, जिंदा हो गया, रिवाइव हो गया, आर्टिकल 40, क्योंकि इसमें पंचायतों की बात की गई ना। राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। राज्य ये कदम उठा रहा है ना, स्टेट जो है वह कुछ ऐसे स्टेप्स उठाएगा कि कैसे जो पंचायतें वे एम्पावर हो जाए, उनको शक्तियां देने का काम करे। आर्टिकल 40, गांधी जी कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, विकेंद्रीकरण, मतलब शक्ति का कहीं एक ऐसा ना हो कि बस केंद्र के पास शक्तियां हैं, वही राज्य और स्थानीय स्तर की जो चीजें हैं, स्थानीय स्तर की जो परेशानी है, उससे निपटने के लिए वहां के लोग जो है वो ज्यादा सही तरीके से उसका सॉल्यूशन दे पाएंगे, ना कि केंद्र नीतियां बना पाएगा। वहां जरूरत पाने की थी, उन्होंने शिक्षा का प्रावधान किया हुआ है। इसके पीछे कारण क्या था? गलत नीतियां बनी। क्यों बनी? क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं थी। तो यहाँ पर देखो कि जो राज्य है वो ये प्रयास करेगा। गांधी जी कहते हैं कि अगर विकेंद्रीकरण करना है, सबसे अच्छा है पंचायतों का अधिकार दे दो। 43 कहता है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत और सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। 43 बी कहता है सहकारी समितियां, यहां पे भी स्टार लगा देती हूं। 43 बी कहता है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण, पेशेवर प्रबंधन को बढ़ाना। 43 बी। 46 कहता है कि राज्य जो कमजोर वर्ग है, जो अनुसूचित जाति जनजाति है, इनके शैक्षिक और आर्थिक हितों के लिए काम करेगा। 48 कहता है कि गाय, बछड़ा या अन्य दुधारू पशु के वध पर रोक लगाना, है ना। तो ये गांधीवादी हो गए। उदार बौद्धिकतावादी की बात करते हैं और कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। उदार बौद्धिकतावादी में देखो 44 है, 45 है, 48, 48A, 49, 50, 51। ठीक है। 44 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करेगा।
यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक ऐसा मुद्दा जो अभी काफी चर्चा में है फिर से, और ये देखो क्वेश्चन मेंस में और प्रीलिम्स में आगामी जो भी परीक्षा आपकी होगी पूरी संभावना है कि यहां से प्रश्न आए। 2020 का क्वेश्चन देखो, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय। 2020 में ये पूछा गया था कि जो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है किसमें सुनिश्चित किया गया है इसे। प्रियम्बल में, डीपीएसपी में, 7 शेड्यूल और कन्वेंशनल प्रैक्टिस। आप समझ जाएंगे कि चूंकि मैम डीपीएसपी पढ़ा रही हैं यही आंसर होगा। तो ये भी देखो कि ये जो है ना, ये उदार बौद्धिकतावादी सिद्धांत की बात की गई है, और ये क्या कहता है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने के लिए जो कदम है वह उठाया जाएगा। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल हो रहा है, ये याद रखना, ये आर्टिकल 50 को पूछ लिया गया था। आर्टिकल 50 को पूछ लिया गया था, और ये उदारवादी सिद्धांत है। ठीक है, ये उदारवादी सिद्धांत है। एक प्रश्न देखो, ये 2015 का प्रश्न है, हालांकि अभी फिर से चर्चा में है, बट प्रश्न को देख लो। उन संभावित कारकों पर चर्चा करें जो भारत को अपने नागरिकों के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार एक समान नागरिक संहिता लागू करने से रोकते हैं। ऐसा आखिर क्या है? ऐसा आखिर क्या है भाई, आपको हर्डल्स बताने हैं। अच्छा ये बताओ इसका मतलब क्या है समान नागरिक। आप देखो इसको आप किस तरीके से आपको लिखना है। पहले तो आपने ये बता दिया कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये आखिर क्या है, समान नागरिक संहिता जो है वह क्या है। आप इसमें बता सकते हैं कि भारत में एकमात्र ऐसा राज्य गोवा जो है इसमें केवल लागू है ना। और यूसीसी क्या है कि जो भी पर्सनल लॉ है ना, कि हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, बाकी मैरिज एक्ट जो है वह अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट है, या फिर और अगर हम मुस्लिम या सिख की बात करें तो इनके लिए जो है वह अलग अलग प्रावधान है, मतलब पर्सनल लॉ अलग है। पर्सनल लॉ, शादी विवाह की बात करें, तलाक की बात करें, उत्तराधिकार की बात करें, शादी विवाह तलाक उत्तराधिकार, इन सभी को जो टैकल किया जाता है ना वो पर्सनल लॉ के तहत टैकल किया जाता है। अब जैसे कि आप देखेंगे कुछ केसेस में, जैसे मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद गुजारा भत्ता नहीं दिया जाता, सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचते हैं, कौन सा केस है बताओ जरा कमेंट करके, पढ़ाया है मैंने कई क्लासेस में। तो उसमें क्या होता है कि उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ता जो है वह होना चाहिए, देना चाहिए, पक्ष में फैसला दिया। और वहां पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आवश्यकता भी जाहिर की गई कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, है ना। समान नागरिक संहिता होनी चाहिए क्योंकि इससे लैंगिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा, एक समरूपता आएगी। बट देखो इसमें प्रॉब्लम ये है ना, अब दूसरा हम देखेंगे कि आखिर इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, समस्याएं कहाँ हैं, हर्डल्स जो है वह कहाँ कहाँ हैं। तो देखो अगर हम एक समान करेंगे तो कौन अपना धर्म छोड़ेगा, कौन अपने धर्म की को जो है उसके नियम को तोड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर देखो अगर ये कहा जाता है, देखो धर्मनिरपेक्षता से जोड़कर भी पूछा जा सकता है कि एक तरफ तो आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हो, ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता और समान नागरिक संहिता इनका बड़ा बैर है। एक बार एक जगह आप कह रहे हो कि हमें अपने धर्म को मानने, उसके हिसाब से आचरण करने, प्रचार प्रसार सबकी स्वतंत्रता है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता तो जो पर्सनल लॉ से चल रहा था अब वो एक समान उससे चलेगा। तो एक तो धर्मनिरपेक्षता की बेसिकली सभी धर्मों की एक सामान्य सहमति का अभाव है, सामान्य सहमति का अभाव है, ठीक है। सैद्धांतिक रूप से अच्छा है बट व्यवहारिक पक्ष इसका बड़ा मुश्किल है। जो व्यवहारिक पक्ष है ना, व्यवहारिक पक्ष ये मुश्किल है कि आखिर इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। प्रॉपर जो है वह नीतियां नहीं है कि कैसे जो है आखिर हम सारी चीजों को चलाएंगे, तो एक सामान्य सहमति का अभाव है। व्यवहारिक जो पक्ष है ये इसमें काफी मुश्किल है। इसके अलावा हम देखेंगे कि देखो जैसे कि धार्मिक स्वतंत्रता की हमने बात की कि धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक स्वतंत्रता जो है ये बेसिकली जब ये मुद्दा उठता है ना तो इस तरह की जो बहस है वह तेज हो जाती है कि अगर सेकुलर स्टेट है तब क्यों सारी चीजें एक कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है। सो समान नागरिक संहिता से अच्छा हमने अगर विविधता को जो है वह अपने बुनियादी मूल्य के रूप में रखा कि जो विविधता है, भारत विविधता वाला देश है, अनेकता में एकता, है ना।
तो इसे विविधता के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है कि ठीक है, समाज विविध है, अपने अपने नियम से चल रहा है, चलने दो, तो विविधता के लिए इसको एक खतरे के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है। बाकी आप इनका सॉल्यूशन भी थोड़ा सा बता सकते हैं लास्ट में कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन डिसीजंस में ये एक प्रॉपर, इसके लिए आप बता सकते हैं थोड़ा सा लास्ट में, गो हेड में आवश्यकता पर बात कर सकते हैं और आवश्यकता में आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर सकते हैं। इसके फायदे भी बता सकते हैं यूसीसी के। तो आप बताइए कि भाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई केसेस में इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि जो यूसीसी है वह होना चाहिए। ठीक है, सो देखो 45 कहता है कि सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा, याद रखो 6 से 14 वर्ष जो आर्टिकल 21A में 86 अमेंडमेंट के द्वारा शामिल कर, कल पढ़ा था ना, इसी 45 से उठ के गया था, इसमें फिर 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए छोड़ दिया, 6 से 14 वहां ले गए। ठीक है, 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार की बात करता है। पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा 48A बात करता है। 49 बात करता है ऐतिहासिक महत्व के स्मारक की रक्षा करना। 51 घोषणा करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रयास करें। तो ये आपको इस तरह के, ये आपके सारे आर्टिकल्स हो गए, है ना, केवल आर्टिकल्स, लेकिन डीपीएसपी नहीं है, डीपीएसपी इसके बियॉन्ड बहुत ज्यादा है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि केवल आर्टिकल पढ़ लो, नहीं भाई, केवल आर्टिकल, इसका महत्व, इसकी उपयोगिता, इसकी आलोचना, हर एक चीज जरूरी है। क्वेश्चन कहाँ से आएगा हम नहीं जानते, है ना। हाँ, ये है कि अगर मेंस में क्वेश्चन लिखने आएगा तब आर्टिकल तो आपसे नहीं पूछे जा रहे, आपसे पूछा जाएगा इस तरह का प्रश्न कि आखिर जो समान नागरिक संहिता है इस सिद्धांत के अनुसार समान नागरिक संहिता लागू करने से रोक रहा है, अब रीजन दे दो। ठीक है, चलो आगे हम चलेंगे। मैंने जहां जहां स्टार लगाए हैं वो उसमें कुछ ना कुछ संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 42, 44, 86, है ना, एंड 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ, ये कुछ ऐसे संविधान संशोधन हैं जिनके द्वारा कुछ कुछ तत्वों को जोड़ा गया। एक मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, क्वेश्चन देखो, प्रश्न पूछा है 2017 का है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया। 17 में पूछा गया था। पुरुष और महिला दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ठीक है, तो यहां पर आपको कहीं दिख रहा है क्या, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, है ना। तो 43A की अगर हम बात करेंगे, 43A, 43 में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की जो बात है वह कही गई है, तो ये 42वें संविधान संशोधन का विषय होगा। ठीक है, इसके अलावा और देखो 39A, गरीबों के लिए निशुल्क कानूनी सहायता, गरीबों के लिए निशुल्क कानूनी सहायता व परामर्श की जो व्यवस्था है वह की गई है। 43A, उद्योगों में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की बात करेगा। 48A, पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार की बात करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अधिकार है वह 42 से जोड़े गए। अगर हम 86 कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो इसमें आर्टिकल 45 की विषय वस्तु को बदला और प्रारंभिक शिक्षा को 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार बना दिया। यहाँ पे थी पहले प्रारंभिक शिक्षा, यहाँ से उठाया वहां रख दिया, क्योंकि वो चूंकि व्यक्तित्व के विकास के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे आर्टिकल 21A, राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी आपका आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21A में जो है इसको शामिल कर दिया। और देखो अगर हम 42वें संविधान संशोधन 1976 की बात करें, अच्छा इसमें ये हो गया, ये डबल हो गया, ठीक है, छोड़ दो इसको। 44 की बात करते 77 में, इसमें क्या किया, अनुच्छेद 38 को शामिल किया गया। ये घोषित करेगा कि राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि पूरे समूह के बीच स्थिति, सुविधाओं और अवसर की असमानता को खत्म करने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर। तो ये 44, 42, 86। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि आखिर इन निदेशक सिद्धांतों के पीछे सिफारिश जो है वह आखिर क्या रही, है ना। निदेशक सिद्धांतों के पीछे क्या सिफारिश रही, क्या संस्तुति रही। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो BN राव है, संवैधानिक सलाहकार BN राव, संवैधानिक सलाहकार BN राव, इन्होंने क्या कहा कि जो व्यक्तिगत अधिकार है ना, इन्हें 2 श्रेणियों में बांट दिया जाए। एक श्रेणी जो कि न्यायोचित हो और दूसरी श्रेणी
में ऐसे अधिकारों को रखा जाए जो कि गैर न्यायोचित हो। दूसरी श्रेणी में ऐसी बातों को रखा जाए जो कि प्रकृति से कैसे हो, गैर न्यायोचित हो। आर्टिकल 37 कहता है कि ये तत्व देश के शासन में मूलभूत है और राज्य का कर्तव्य है कि इसका विधि में प्रयोग करे। और ये बेसिकली हम देखेंगे कि राज्य का एक नैतिक दायित्व है। नैतिक दायित्व इसलिए है और इसमें वास्तविक शक्ति जो है वह राजनीति के अर्थात जनमत की है, लोगों की है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि एक ऐसा समाज बने, है ना, एक समतापूर्वक समाज बने और ऐसी कुछ नीतियां जरूर हो कि हर जो सरकार है वो इसको बेसिकली ध्यान में रखे। जैसे कि जो भी सरकारें आए, जो भी काम किए जाएं, जो भी नीतियां बनाई जाए, उसको इस तरीके से बनाया जाए कि इससे आर्थिक असमानता कम होगी, इससे ना कि आर्थिक असमानता को बढ़ाने का प्रयास किया जाए। तो सरकार इसका ध्यान रखेगी। तो बेसिकली याद रखना कि जो नीति के निर्देशक सिद्धांत है वो एक संस्तुति मतलब एक नैतिक दायित्व है ये, और इसके पीछे वास्तविक शक्ति राजनीतिक है या जनमत की शक्ति है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर कहते हैं कि लोगों के लिए उत्तरदायी कोई भी मंत्रालय संविधान के भाग 4 में वर्णित उपबंधों की अवहेलना नहीं कर सकता। कोई भी मंत्रालय मतलब जो नीतियां अगर वह बनाएगा तो संविधान के भाग 4 को जरूर याद रखेगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, ऐसा क्या था कि देखो, पहली बात तो मैंने आपको जो शुरू में बताई कि जब इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया उस वक्त हमारे सामने इतने सारे चैलेंजेस थे। उन चैलेंजेस में एक बात तो तय थी कि आने वाली सरकारें इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए कुछ ऐसी नीतियां अपनाएगा जो कि सही हो। उन नीतियों को शामिल किया गया। और याद रखो कि उस वक्त जो सरकार है, जो देश है, वो उतना सक्षम नहीं था। अब उस वक्त हम अनाज में आत्मनिर्भर नहीं थे, है ना, अनाज में आत्मनिर्भर नहीं थे। इंडोनेशिया, अमेरिका की बात करेंगे, वहां से ज्यादा अनाज आ रहा था। तब ऐसे में हम कैसे सबको शिक्षा की बात कर पाते, कैसे हम ये कह पाते कि हम आय असमानता को दूर करने की बात करेंगे, कैसे हम मनरेगा की बात कर पाते। तो यहाँ पर क्या है कि आखिर संविधान निर्माताओं ने किन परिस्थितियों के कारण इसे गैर न्यायोचित विधि के रूप में लागू किया और इसमें बाध्यता नहीं रखी। क्योंकि अगर सरकार के पास करने के लिए और भी इतने सारे काम थे, और भी ऐसे महत्वपूर्ण काम थे कि अगर हम इसकी बाध्यता रख देते, सरकार, वही होता है ना कि आप खुद पर इतनी ज्यादा बाध्यता, आप खुद पर इतना बर्डन ले लो कि ये जो किताब है वो मैं तो 90 लेक्चर्स में करवा रही हूँ, है ना। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो कि 10 लेक्चर में खत्म कर देंगे। आप बेशक कर तो सकते हो, लेकिन कब, जब आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको कई बार पढ़ चुके हो। आप एक्स्ट्रा बर्डन कब लोगे? अगर आपके पास 2 दिन में आप फिनिश कर पाओगे, चलो मैंने 10 बार पढ़ ली, 20 बार पढ़ ली, 2 दिन में फिनिश कर पाऊंगी? पॉसिबल नहीं है। कुछ तो है देखने के लिए, 2 दिन में कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि बेसिकली अगर गवर्नमेंट पर उस वक्त बर्डन हो जाता, उस वक्त करने के लिए और भी कई महत्वपूर्ण काम थे, सरकार इसको फुलफिल नहीं कर पाती। इसलिए बेसिकली इसको कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि ये जो डीपीएसपी है इसे एक चेक की तरह देखो कि चेक मिला है, बट इसका जो भुगतान है वह बैंक पर निर्भर है। बैंक इन सेंस कि राज्य जब सक्षम होगा तब जाके आपको ये देगा अधिकार, ठीक है। तो बाध्य नहीं बनाया क्योंकि देश के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे। पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे, कैसे आप आय समानता को दूर करते? देश में व्यापक विविधता और पिछड़ापन इसके कार्यान्वयन में एक वो डालता है ना कि पिछड़ापन है, विविधता इतनी ज्यादा है। अगर विविधता इतनी ज्यादा है तो कैसे समान नागरिक संहिता को लागू करोगे, ठीक है। अगर पिछड़ापन है या फिर विविधता इतनी ज्यादा है तो इसके कार्यान्वयन में परेशानी होगी। भारत को नए निर्माण के कारण कई तरह के भार से मुक्त रखना था और इसी वजह से क्या किया गया कि इसको हमने बाध्यतापूर्ण नहीं बनाया। और एक लास्ट बात की डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा ये कहा गया कि संविधान में कहा था कि लोकप्रिय मत पर, मतलब लोकप्रिय मत मतलब लोगों ने जिसको चुन के भेजा है, ठीक है, ऐसी लोकप्रिय सरकार, लोकसभा को लोकप्रिय सदन लिया, लोगों का सदन भी कहा जाता है। तो जो लोकप्रिय मत पर कार्य करने वाली सरकार है, इसके लिए अगर वह सरकार नीतियां बना रही है तो डीपीएसपी को ध्यान में रखेगा। और अगर उसकी अवहेलना कर रही है ना, अगर अवहेलना कर रही है तब उसे निर्वाचन समय में मतदाताओं के सामने इसका उत्तर जरूर देना चाहिए कि आखिर हम इन डीपीएसपी को क्यों नहीं लागू कराएंगे, है ना। तो ये क्या हो गया कि नीति के निर्देशक सिद्धांतों के पीछे आखिर क्या संस्तुति, क्या सिफारिशें थी, उन सभी को हमने देखा। अब आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि इनकी आलोचना जो है वह किस आधारों पर की जाती है। नीति के निर्देशक सिद्धांतों की जो आलोचना है वह आखिर किन आधारों पर की जाती है? 4 प्रमुख आधार हैं। कोई कहता है कि प्रॉपर कानूनी शक्ति नहीं है, किसी ने कहा कि तर्कहीन व्यवस्था है, किसी ने कहा रूढ़िवादी चीजें हैं, ठीक है, किसी ने कहा संवैधानिक टकराव है। ये आलोचना के आधार हो गए। पहली बात देखो,
चूंकि कानूनी शक्ति इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी जो प्रकृति है वह कैसी है, गैर न्यायोचित है, गैर न्यायोचित, गैर न्यायोचित प्रकृति है। ठीक है, गैर न्यायोचित प्रकृति है, इसलिए कहा जाता है कि कोई कानूनी शक्ति नहीं है। या फिर यहां पर केटी शाह कहते हैं कि ये अतिरेक कर्मकांडी है। वही बात है कि अच्छी अच्छी बातें लिख दो, तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि ये जो है वह कुछ ज्यादा ही कर्मकांडी है, अतिरेक कर्मकांडी, केटी शाह ने कहा। वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी शामिल कर लो, उनसे होता क्या है, आप इंप्लीमेंट ही नहीं करोगे। मैं 4 बजे सो के उठूंगी और सुबह से कम 4 घंटे रिवीजन, और उसके बाद दिन में भी कम से कम 12 घंटे की पढ़ाई, है ना। या फिर इस तरह की चीजें कि हाँ भाई हेल्दी खाना खाना है, योगा करना है, सोशल मीडिया नहीं यूज, मतलब हमने क्या कि जितनी अच्छी बातें वो सब शामिल कर लिया, उस पर इम्प्लीमेंट शायद 10% हो, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि बस उसी तरह से इसको कहा कि एक तो कोई कानूनी शक्ति नहीं, जबरदस्ती का कर्मकांड कर रहे हो, तो यहाँ पर अतिरेक कर्मकांडी बताया। और यहाँ पर क्या किया, इसकी जो तुलना है वह ऐसे मतलब कि एक चेक जो कि बैंक में है, एक चेक जो कि बैंक में है, जो कि बैंक में है, ठीक है। और ये किस पर निर्भर करेगा कि बैंक के पास जब संसाधन होंगे तब जाके आपका जो चेक है वह कैश होगा, तो इसका भुगतान बैंक के संसाधनों पर निर्भर है। इसका भुगतान बैंक के संसाधनों पर निर्भर है, बैंक के संसाधनों पर निर्भर है, ये बात कही। ठीक है, तो इसलिए कहा कि इसमें कोई कानूनी शक्ति नहीं है और इसलिए इसकी आलोचना जो है वह की। साथ ही इसमें यह कहा कि टीटी कृष्णामाचारी ये कहते हैं कि यह भावनाओं का स्थायी कूड़ा घर है। आपने ये कि एक कूड़ा घर बना दिया, मतलब आपकी भावनाएं थी कि हमें ये करना है, तो स्थायी रूप से एक कूड़ा घर बना दिया। किसी ने कहा कि धार्मिक उपदेश है, आइवर जेनिंग कहते हैं कि कर्मकांडी आकांक्षा है। ठीक है, तो यहाँ पर भावनाओं का कोई कह रहा है स्थायी कूड़ा घर है, किसी ने ऐसा चेक बताया जो कि भुगतान बैंक के संसाधनों पर निर्भर है, तो इस तरीके से इसकी आलोचना पहली हो गई। दूसरा देखो, दूसरा कहा गया कि तर्कहीन व्यवस्था है। अब तर्कहीन इसको क्यों कहा, इसमें कहा कि बेसिकली इसे तर्कहीन इसलिए है क्योंकि इसे प्रॉपर व्यवस्थित नहीं किया गया है, इसे व्यवस्थित नहीं किया गया। और इसी के साथ साथ देखो जो इसका वर्गीकरण है ना, वो भी कुछ समझ में कम आता है। जरा आलोचकों का कहना है कि जो वर्गीकरण भी है, वर्गीकरण भी सही नहीं है, वर्गीकरण भी इसमें सही नहीं है। इस तरीके से इन्होंने कहा कि एक जो है ये व्यवस्था तर्कहीन है। ठीक है, ना ही इसे तर्कहीन उचित तरीके से वर्गीकृत किया है और ना ही इसे तर्कसंगत तरीके से व्यवस्थित किया है। तो यहाँ पर देखो सर आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि इन तत्वों का कोई नियमित प्रतिमान जो दर्शन है वह नहीं है। साथ में इसमें यह भी कहा गया कि आधुनिक और पुरातन को जोड़ती एक व्यवस्था है। ठीक है, ये बात भी सही है कि आधुनिक और पुरातन व्यवस्था को जोड़ता हुआ एक तर्क है, लेकिन फिर भी इसको एक तर्कहीन जो व्यवस्था है वह कहा गया ज्यादातर। तीसरा है इसमें कि ये रूढ़िवादी हैं। आइवर जेनिंग कहते हैं कि ये निदेशक तत्व बेसिकली इंग्लैंड के एक राजनीतिक दर्शन पर आधारित है 19वीं सदी के। अब 21वीं सदी लग गई है ना, 19वीं सदी के इंग्लैंड के एक राजनीतिक दर्शन पर आधारित हैं। अब अगर आप 200 साल पहले की चीजें अपनाओगे, आज के युग में हो सकता है ना कि आज के स्तर की चीजें होती, आज के स्तर के दर्शन होते, क्योंकि समाज में तो देखो समाज तो 50 साल में बदल जाता है। अगर समाज की मान्यताएं 50 साल में बदल, लेकिन खैर मूल चीजें नहीं बदलती। कहने वाली बात है, आलोचना कर रहा है तो हम दूसरा पक्ष देख लेंगे ना, हम उस साइड खड़े हो गए कि चलो हम यहाँ से इसकी बुराइयां देख के बताते हैं क्या क्या बुराइयां देख रहे हैं। वही आपसे कहते हैं इसकी खूबी देख के बता दो, तो आपने उसी चीज की खूबी बता दी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बेसिकली उन्होंने टिप्पणी की कि सिडनी बैब और ब्रिटिश बैब के बेसिकली जो भूत हैं वो इस पाठ के पृष्ठों में प्रवेश कर रहे हैं। तो उन्होंने बेसिकली क्या कहा कि जो वहां पे राजनीतिक दर्शन तब था, है ना, उस राजनीतिक दर्शन को 200 साल बाद यहाँ इंप्लीमेंट किया। तो इन्होंने कहा कि सिडनी बैब का एक भूत है ये। ठीक है, साथ ही इन्होंने कहा कि समाजवाद के बिना बेसिकली एक फेबियन समाजवाद की जो बात है वह की जा रही है। ठीक है, एक फेबियन समाजवाद इसको कहा, फेबियन समाजवाद। ठीक है, और रूढ़िवादी किस आधार पर कि इंग्लैंड की
19वीं सदी के, इंग्लैंड के 19वीं सदी के दर्शन पर आधारित है, के दर्शन पर आधारित है। और लास्ट है इसमें संवैधानिक टकराव। कुछ नहीं है, इससे बस संवैधानिक टकराव होगा। कुछ लोगों का ये मानना है कि इससे क्या होगा, संवैधानिक टकराव का होगा। जैसे कि के संथान हम कहते हैं कि इन तत्वों से केंद्र और राज्य के बीच में, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में क्या होगा, एक संवैधानिक टकराव होगा। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि इन तत्वों से केंद्र व राज्य के बीच, राष्ट्रपति व राज्यपाल के बीच, राष्ट्रपति व पीएम कर लेते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति व पीएम के बीच क्या होगा, एक संवैधानिक टकराव होगा, एक संवैधानिक टकराव होगा। देखो इसके पीछे ये बात भी सही है कि जैसे कि हमने देखा था कि जो डीपीएसपी का है, इसका उद्देश्य क्या है, समाज की भलाई करना। इसका उद्देश्य क्या है, समाज की भलाई करना, है ना। तो जहां तहां सबसे ज्यादा डीपीएसपी जो टकराया वो फंडामेंटल राइट से टकराया। और फंडामेंटल राइट कहता है कि हम यहाँ पे व्यक्तियों की बात करेंगे, ठीक है, और इसमें भी वही राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी व्यक्ति का हो गया, लेकिन समाज के लिए जरूरी था ना कि हम जमींदार प्रथा और इन सभी चीजों का उन्मूलन करते, ठीक है। तो यहाँ पर ये संवैधानिक जो टकराव की बात है वह करते हैं। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि जो संविधान में इन्हें मूलभूत जो है वह देखा जाना चाहिए, है ना, मूलभूत सिद्धांतों की तरह देखा जाना चाहिए। इन आलोचनाओं के बावजूद भी इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो बस वही इंपॉर्टेंस हम देख लेते हैं, ठीक है, वही इंपॉर्टेंस जो है वह हम देख लेते हैं। तो इन तत्वों की उपयोगिता क्या है कि इन कमियों के बावजूद भी, आलोचनाओं के बावजूद भी नीति निदेशक के एक तरह से आवश्यक सिद्धांत और हमारी व्यवस्था के लिए बहुत ही मूलभूत हैं। एल.एम. सिंघवी कहते हैं कि निदेशक तत्वों के अनुसार निदेशक तत्व जो है संविधान को जीवन दान देने वाली व्यवस्थाएं हैं और संविधान के आवरण और सामाजिक न्याय में इसका जो दर्शन है वह हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एल.एम. सिंघवी जो है वह ये कहते हैं कि हमारे संविधान को ये जीवन देने वाली व्यवस्थाएं हैं, जीवनदायी वाली व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा अगर समय समय पर कुछ ऐसे डिसीजन, कुछ ऐसे निर्णय लिए गए, वो नीति निदेशक सिद्धांतों के बिहाफ पर लिए गए। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम.सी. चांगला की बात करेंगे। इन्होंने कहा कि यदि सभी तत्वों का पूरी तरह से पालन किया जाए तो हमारा देश तो स्वर्ग हो जाएगा। इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि भारत राजनीतिक मामले में तब ना केवल लोकतांत्रिक देश होगा बल्कि नागरिक के कल्याण के लिए भी कल्याणकारी राज्य होगा। तो इन्होंने कहा कि भाई हमारा देश तो ये पृथ्वी पर स्वर्ग की तरह दिखने लगेगा, और स्वर्ग का इन्होंने मतलब ये दिया कि ये कल्याणकारी होगा, है ना। तो बहुत इसकी उपयोगिता देखने वालों ने इसे कल्याणकारी सिद्धांत के रूप में और पृथ्वी को अपने देश को एक स्वर्ग बनाने के सिद्धांतों के रूप में इसको देखा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, बी.आर. अम्बेडकर कहते हैं कि नीति के निदेशक तत्वों में बहुत बड़ा मूल्य यह है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में आर्थिक और लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं। और आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र बेसिकली एक है ना, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे के ये पूरक हैं, ठीक है। राज्य प्राधिकारियों के लिए नैतिक आवश्यकता है और शैक्षिक मूल्य वाला भी इनको बताया गया है। तो बेसिकली एक नैतिक दायित्व जो है इनका बनता है, ठीक है, नैतिक दायित्व की तरह ये है। इसके अलावा देखो ये कई भूमिकाएं भी अदा करते हैं, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में एक जो निरंतरता है वह बनी रहे, ठीक है, इससे संबंधित जो नीतियां हैं वह बनती रहें, कल्याणकारी नीतियां बनती रहें, इसमें एक बड़ा रोल होता है। नागरिकों के मूल अधिकार के ये पूरक हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो डीपीएसपी को अपनाने के पीछे का भाव क्या है, जो हमने एनसीईआरटी में लाइन पढ़ी थी, इसमें कुछ ऐसे सिद्धांत है, कुछ ऐसे अधिकार है जो कि हमें फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी मिलने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि नागरिकों को मूल अधिकारों के अलावा कुछ अधिकार मिलने चाहिए। केवल राजनीतिक लोकतंत्र नहीं बल्कि हमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक और आर्थिक न्याय जो है वह भी हमें चाहिए, ठीक है। और कहा जाता है कि राजनीतिक लोकतंत्र बिना आर्थिक लोकतंत्र के बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो कुछ लोग अगर ये कहें कि भाई राजनीतिक घोषणा पत्र है या फिर कुछ ऐसा है, वो भी ठीक है, लेकिन इनकी उपयोगिता तो डेफिनेटली है और इनकी उपयोगिता से कोई भी जो है डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स और नीति के निदेशक तत्वों में कहां कहां जो है वह टकराव होता है। फंडामेंटल राइट्स
और डीपीएसपी में कहाँ कहाँ टकराव होता है, इस टकराव को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो टकराव बचा हुआ है और डीपीएसपी का जो कार्यान्वयन है वह कब कब किया गया, मतलब किस किस आर्टिकल के द्वारा बेसिकली या सरकार ने किस नीतियों के द्वारा जो नीतियां बनाई उसमें इसको शामिल किया गया, इन सभी की भी हम बात करेंगे। तो देखो बेसिकली हमने देखा क्या क्या है आज की क्लास में, एक बार देखो लास्ट के आपके 2 उपाय बचे हैं, है ना, 2 चीजें बची, इसको हम पढ़ लेते हैं। अभी देख लो, अभी तक हम पढ़ चुके हैं नीति निर्देशक तत्व, इसकी विशेषताएं, तत्व का वर्गीकरण, संशोधन से जुड़े तत्व, डीपीएसपी के पीछे संस्तुति, इसकी आलोचना, इसकी उपयोगिता। अब बचा है टकराव और क्रियान्वयन। अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी जो है इसमें अंतर है, लेकिन ये एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि हमें राजनीतिक लोकतंत्र की जो कल्पना है वो हम आर्थिक लोकतंत्र के बिना नहीं कर सकते, है ना। साथ ही हमने काफी सारे क्वेश्चन देखे, इसकी विशेषताओं में हमने देखा कि आर्टिकल 36 क्या कह रहा है, निदेशक तत्व किसके अनुदेशों के समान है, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है। और यूपीएससी ने कहाँ प्रश्न पूछा कि वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है 2015 में पूछा था, किस में निहित है। साथ ही क्या ये प्रवर्तनीय है, ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, प्रवर्तनीय है या नहीं है, इन बातों को भी पूछा गया है। ठीक है, 3 तरह से इसका वर्गीकरण किया जाता है, समाजवादी, गांधीवादी, उदार बौद्धिकतावादी, लेकिन आलोचना में हम पढ़ते हैं कि ये व्यवस्थित नहीं है, है ना, ये बहुत ज्यादा व्यवस्थित व्यवस्थाएं नहीं है। नेक्स्ट हमने देखा क्वेश्चन 1, धन का संकेंद्रण, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिकतावादी, ये आपको याद करना है, ध्यान रखिएगा। एक मैंने आपको क्वेश्चन बताया जो कि 2015 में पूछा गया था, ध्यान रखना, फिर से यहाँ से जो प्रश्न है वह आ सकता है, क्योंकि फिर से सरकार की जो तेजी है ना इस टॉपिक पे वो शुरू हो चुकी है। संशोधन के द्वारा किस किस को जोड़ा गया, क्या संस्तुति थी, आलोचना क्या है ना, उपयोगिता क्या है, इन सब की हम बात अभी तक कर चुके हैं। अब लास्ट हमें जो 2 बातें हैं वो और हमें समझना है कि इनका जो कार्यान्वयन है और इनके बीच में जो टकराव है वह आखिर किस तरीके से होगा। देखो, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में अगर हम टकराव की बात करें तो इससे संबंध में कई केसेस हैं। ठीक है, 3-4 केसेस को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिकली फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में ये जो टकराव की शुरुआत होती है ना, ये शुरुआत होती है आर्टिकल 37 से लेकर। ठीक है, ये जो टकराव है ये कैसे शुरू हुआ, ये शुरू हुआ चूंकि आर्टिकल 37 ये कहता है, अनुच्छेद 37 आर्टिकल 37 कहता है कि डीपीएसपी को लागू करना, डीपीएसपी को लागू करना, ठीक है, तो यहां पर राज्य को बेसिकली ये जो काम है वह सौंपा गया है कि आपको डीपीएसपी को लागू करना है। और ये जो यहाँ से बाध्यता है ये टकराव को जन्म देता है कि जब कोई राज्य सोच ले कि नहीं, हमें तो अपनी नीतियां बनाते समय डीपीएसपी को ही ध्यान में रखना है, तब राज्य अगर इस बाध्यता के साथ उसको लागू करता है तब क्या होगा, इस वक्त में जो टकराव है वह शुरू होगा। तो ये शुरू कैसे हुआ टकराव, टकराव का पहला कारण है आर्टिकल 37। ठीक है, अब देखो इसमें दूसरा पॉइंट होगा कि एक केस हुआ चंपकम दोराई राजन मामला। चंपकम, यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है कि ये मामला पूछ लिया और इसमें मेन डिसीजन क्या था वो प्रावधान पूछ लिया। चंपकम दोराई राजन वाद, ठीक है, वाद लिख सकते हैं, मामला लिख सकते हैं। और देखो इस मामले में क्या किया गया कि जो डीपीएसपी है और जो फंडामेंटल राइट है, अब देखो इन दोनों में से किसी एक को प्रभावी घोषित किया होगा। तो यहां पर यह कहा कि जो फंडामेंटल राइट है ये प्रभावी होंगे। अगर किसी तरह का कोई टकराव हुआ या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तब चंपकम दोराई राजन मामले में यह कहा गया था कि डीपीएसपी के ऊपर या फिर जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये प्रभावी होंगे, इनको कम नहीं किया जा सकता। इसके बाद देखो गोलखनाथ जो मामला है वह आता है, ठीक है, गोलखनाथ मामले की हम बात करेंगे और इस मामले में बेसिकली ये कहा गया था 1967, ठीक है, गोलखनाथ मामला 1967। और यहां पर याद रखना कि ये जो आपका पहला मामला है ये 1951 का होगा, 1967 गोलखनाथ मामला। कभी कभी क्या हुआ कि एक ही वाद में, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो अपने निर्णयों से बंधा हुआ नहीं है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है वह अधीनस्थ सभी न्यायालयों पर
एक तरह से बाध्यकारी रूप से लागू होंगे, लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट उससे बंधा हुआ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट समटाइम्स क्या करता है, अगर लगता है कि इसकी कोई नई व्याख्या हो सकती है, नई व्याख्या कर देता है। तो इसे क्या है, चेंज किया जा सकता है। तो समटाइम्स वो क्या करता है, चेंज कर देता है। तो इसमें क्या व्यवस्था दी गई थी कि जो संसद है, संसद द्वारा फंडामेंटल राइट्स को समाप्त नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल राइट्स को समाप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ठीक है। दूसरा इसमें यह कहा कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए आप फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकते। डीपीएसपी को लागू करने में फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं, देखो हाँ और नहीं को बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। यहाँ ना का मतलब हाँ नहीं होगा, यहाँ ना का मतलब ना ही होगा। सो डीपीएसपी को लागू करने में फंडामेंटल राइट से किसी भी तरह का जो समझौता है वह नहीं किया जाएगा, ऐसी बात इसमें कही गई। नेक्स्ट देखो बच्चों, एक 24वां संविधान संशोधन हुआ है ना। आगे हम देखेंगे कि एक जो 24वां संविधान संशोधन हुआ, 24वां और 25वां दो संविधान संशोधन की बेसिकली इसमें चर्चा की गई है। तो अच्छा, 25वां संविधान संशोधन की हम पहले बात कर लेते हैं। 25 संविधान संशोधन के द्वारा एक नया जो आर्टिकल है वह जोड़ा गया। 25वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, और इसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, 31 ग। नया अनुच्छेद 31 जो गा है इसको इसमें जोड़ा गया, ठीक है। और देखो इसमें लिखा हुआ था कि समाजवादी निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए आर्टिकल 31 क्या कहता है कि अगर आपको समाजवादी तत्व जो है वह लागू करने हैं, मतलब जिससे समाज का कल्याण हो, तो समाजवादी तत्वों को लागू करने वाली जो नीतियां हैं, लागू करने पर, अब देखो इसे चुनौती किन किन आर्टिकल्स के आधार पर नहीं दी जा सकती। इसे चुनौती 14, 19 और 31, ठीक है, 14, 19 और 31। तो बेसिकली निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए इसे इन आधारों पर अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। पहले चैलेंज की भी बात की गई और लागू करने के लिए 14, 19 और 31 के आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, आर्टिकल 13 क्या कहता है, घोषित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 13 कहता है कि ऐसी कोई भी विधि जो कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन करेगी वह शून्य घोषित होगी। यहां तक बात सही है। आगे देखो प्रॉब्लम कहां पर है कि अब 25वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें एक नया आर्टिकल जोड़ दिया 31 ग है ना, सी 31 सी भी वो हो सकता है। इसमें कहा कि अगर आप जैसे कि सामाजिक कल्याण के लिए कोई नियम बना रहे हैं, है ना, समाज के लिए कोई नियम बना रहे हैं, तब क्या होगा, इसको लागू करने के लिए इसमें दो बातें जो हैं वे लिखी हुई हैं। पहली बात इसमें यह है कि अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। यहां तक तो बात सही है, अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। अगर समाजवादी तत्व मतलब डीपीएसपी को लागू कर रहे हैं तो इस डीपीएसपी को इन आधारों पर 14, 19, 31 पर, इसमें दूसरा शब्द लिखा था कि इसे चैलेंज नहीं किया जाएगा, इसे चैलेंज नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को यह बात अच्छी नहीं लगी कि ऐसे कैसे हमारा अधिकार जो है वह कैसे कहां जा रहा है, कम क्यों हो रहा है। तो यहां पर देखो बच्चों कि जो इसमें केशवानंद केस था ना, केशवानंद केस में ये जो चुनौती वर्ड है ना, इसको सीरियसली ले लिया गया और ये कहा कि एक बात तो सही है लेकिन चैलेंज ना करना, चुनौती नहीं दी जा सकती, इस बात को असंवैधानिक घोषित कर दिया। और केशवानंद बाद में ये कहा कि भाई न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। न्यायालय में जो चुनौती है मतलब न्यायिक समीक्षा हो सकती है, इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका मतलब क्या है कि आपने न्यायिक समीक्षा को हटा दिया, आप चैलेंज ही नहीं कर सकते ना, तो कैसे न्यायपालिका समीक्षा करेगा। तो न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सीमित किया गया था। तो न्यायपालिका में जो चुनौती नहीं देख सकते ना, इसको अवैध घोषित कर दिया केशवानंद भारतीवाद में, क्योंकि न्यायिक समीक्षा जो है बेसिकली किसका, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें कि संविधान का बुनियादी बेसिकली एक पार्ट है, मूल संरचना का भाग है न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। तो न्यायिक समीक्षा जो है इसकी हो सकती है। इसके अलावा हम एक और बात की बात करेंगे जो कि है मिनर्वा मिल मामला 1980। मिनर्वा मिल्स मामला 1980। इसमें जानते हो क्या कहा गया, इसमें कहा कि एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं है,
इसलिए फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में एक जो संतुलन है वह होना चाहिए। फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के बीच में बेसिकली क्या होना चाहिए, एक जो संतुलन की बात है वह यहाँ पर की जाती है। उच्चतम न्यायालय ने इसमें यह कहा था कि संतुलन होना चाहिए क्योंकि सामाजिक क्रांति के बेसिकली एक ही वादे से दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, चाहे फंडामेंटल राइट्स हो और चाहे फंडामेंटल राइट व्यक्तियों की बात कर रहा है, समाज की बात डीपीएसपी कर रहा है। तो एक सामाजिक क्रांति में ये दोनों चीजों की आवश्यकता है कि व्यक्ति भी सुरक्षित हो, समाज भी सुरक्षित हो। और ऐसे में कहा जाता है कि ये बेसिकली क्या है, एक रथ के दो पहिए हैं। एक रथ के दो पहियों से इनकी जो तुलना है वह की गई और कहा कि अगर आप एक ही रथ पे सारी चीजें लाते हैं तो उससे क्या होगा, एक ही पहिया, बैलेंस बिगड़ जाएगा। और इसके लिए क्या है, संतुलन जो है वह बहुत जरूरी है। अब देखो, जैसे कि यूपीएससी ने एक बार प्रश्न पूछा था, शायद कि वो तो होलोहन मामला था और उसमें यह पूछ लिया कि इसमें न्यायपालिका ने क्या निर्णय दिया। अब जैसे कि मान लो मिनर्वा मिल्स मामला आ जाए, मिनर्वा मिल्स मामला या फिर प्रश्न आ जाए कि डीपीएसपी, राज्य के नीति के निदेशक तत्व और जो फंडामेंटल राइट्स है ये इनके बीच में संतुलन कैसे हो, तब आप मिनर्वा मिल मामला जो है वहां से शुरुआत कीजिए और बताइए किस तरीके से सामाजिक लोकतंत्र के लिए दोनों ही जो वायदे हैं वह बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, तो मूल भावना यही कहती है कि संतुलन जो है वह संतुलन, मूल भावना और संतुलन संविधान के बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक विशेषता है और जो भी लक्ष्य हमें प्राप्त करने हैं वह हम निर्देशक तत्व और मूल अधिकार दोनों से प्राप्त कर पाएंगे, किसी एक के वश के बाहर नहीं है, है ना, किसी एक के वश की जो बात है वह नहीं है। चलिए, तो ये बेसिकली टकराव के कुछ मामले थे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। लास्ट हम देखते हैं कि डीपीएसपी का कार्यान्वयन कब कब किया है। कार्यान्वयन इन सेंस की कब आखिर कह तो दिया अपने आर्टिकल 37 के अंतर्गत। आर्टिकल 37 क्या कह रहा है कि राज्य जो है वह क्या करेगा, इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करेगा। ये तो हमने कह दिया, बट कब कब किया ये भी तो देख लो। आर्टिकल 37 क्या कह रहा है, राज्य इस भाग में मतलब डीपीएसपी भाग 4 है ना, इस भाग में समाहित सिद्धांत लागू करेगा। और यहां से वो डिबेट शुरू भी हो गई थी ना डीपीएसपी वाली। पहली बात देखो कब लागू किया, भूमि सुधार। और इसमें क्या था कि लगभग सभी राज्यों ने भूमि सुधार जो कानून है वह पारित किए और इन उपायों जैसे कि जमींदार, बिचौलिए, भूमिहीन मजदूरों के बीच में अधिशेष भूमि का वितरण। अब जब जमींदारी उन्मूलन किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी बड़ी बीच में आ रही थी। राइट टू प्रॉपर्टी जो हम देखेंगे कि इसका अबॉलिश जो किया गया, इसका उन्मूलन किया गया, या इस राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाया गया है ना, फंडामेंटल राइट से बेसिकली इसको हटाया गया और किस में रख दिया गया, भाग 12 आई थिंक आर्टिकल 300A, हाँ अनुच्छेद 300A में इसको शामिल किया। इसके पीछे कारण था कि अगर फंडामेंटल राइट था तो भूमि जो जमींदार थे उनके पास मान लीजिए 100 गांव है और एक काश्तकार है, वहां किसान था, मजदूर बना पड़ा है, तो एक भूमि अधिशेष, भूमि सुधार। तो जब भूमि सुधार हुआ था डीपीएसपी से प्रभावित नहीं थी। श्रम सुधार चाहे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम हो, चाहे श्रम संहिता हो, चाहे श्रम विनियम हो, उन्मूलन अधिनियम हो, बाल श्रम निषेध हो, है ना, बाल श्रम बच्चों से नहीं काम करवा सकते, और बाल श्रम किशोर जो नाम चेंज हुआ था, बाल एवं किशोर श्रम निषेध विनियम अधिनियम 1986। तो इस तरीके से क्या ये जो भी श्रम सुधार हो रहे हैं, भूमि सुधार हो रहे हैं, सबसे बड़ा उदाहरण पंचायती राज व्यवस्था का 73 संविधान संशोधन हुआ। अनुच्छेद 40 में जो संवैधानिक दायित्व राज्य के पास था उसने वह पूरा कर लिया। देश में लगभग सभी हिस्सों में ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली जो है वह शुरू हो गई। तो ये जब सब किए ना, इसे डीपीएसपी के कार्यान्वयन के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा देखो कुटीर उद्योगों की बात की जाती है, तो चाहे ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना हो, चाहे अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड हो, चाहे कायर बोर्ड हो, कुटीर उद्योगों को वित्त और विपणन की आवश्यक सहायता देना हो, तो सरकार ने क्या किया, कई इस तरह के जो बोर्ड है वह स्थापित किए। तो कहीं ना कहीं नीति बनाते समय ध्यान में तो रखा ही, तो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने किस में आएगा, डीपीएसपी में आएगा। शिक्षा की बात करेंगे, आर्टिकल 45 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान था ना, वो 83 संविधान संशोधन के द्वारा उसको शिफ्ट कर दिया, इसकी विषय वस्तु बदल दी गई और 21A में इसको एज अ फंडामेंटल राइट रख दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास देखो 1952 में चाहे सामुदायिक विकास कार्यक्रम हो,
चाहे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम हो या फिर आप मनरेगा जो वर्ष 2006 से लागू है, आप इस तरह के जो प्रावधान सुनते हैं कि रोजगार की बात की जा रही है ना, जो वंचित तबका है उसके लिए कोई न्यूनतम सहायता, कोई जीवन स्तर की बात की जा रही है, तो जब जब इन सभी उद्देश्यों के लिए इन नीतियों को लागू किया गया, इन अधिनियमों के द्वारा, तब डीपीएसपी को प्रभावी किया गया। पर्यावरण की बात होती है तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो प्रयास हैं वह किए गए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बातें थी। तो कार्यान्वयन के लिए देखो, इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, चमकम दोराय राजन मामला जो है वह क्या है, गोलकनाथ मामला क्या है, बाकी मेन चीजें मैंने आपको बता दी, केशवानंद क्या है और मिनर्वा मिल जो मामला है वह क्या है। ठीक है, इसके अलावा तो आज की क्लास में हमने यहाँ पर जो बात की, ठीक है, वो नीति के निर्देशक तत्वों की थी और इसके हमने इन सभी बातों पर, सभी मुद्दों पर, अच्छा रिवीजन मैंने आपको करवा ही दिया है, इन सभी मुद्दों पर हमने चर्चा की। सो कॉन्टिन्यूटी के साथ जो क्लासेस है वह देखते रहिए। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वह सारे सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं बच्चों, तो आपका भी यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कॉन्टिन्यूटी के साथ जो क्लासेस है वह देखें, उसके नोट्स बनाएं, रिविजन करें। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट जो 24 में होने वाला एग्जाम अगर देने वाले हैं, उसके लिए पूरी पॉलिटी की क्लासेस, सारे पॉलिटी के लेक्चर्स आपको इस सीरीज में अवेलेबल होंगे। ये सीरीज कोई बीच में बंद होने वाली नहीं है। अभी आपको नंबर ऑफ क्लासेस केवल वीकडेज में 2 मिल रही है, उसके बाद धीरे धीरे आपके लेक्चर्स की जो संख्या है वह बढ़ा दी जाएगी, ताकि आप अपने प्रीलिम्स के पहले इस जो सब्जेक्ट है आपका, आप इसको कंप्लीट कर सके, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत को कंप्लीट कर सके। एनसीईआरटी आप जो पढ़ चुके हैं उसको भूलना नहीं है, उसको लगातार पढ़ते रहना है। करंट अफेयर को भी साथ में पढ़ते रहिए। तो आपने एनसीईआरटी कर ली, लक्ष्मीकांत कर रहे हैं, करंट अफेयर देखते रहो और पीवाईक्यू मेंस थोड़ा सा आंसर राइटिंग करते रहना है। कुछ एमसीक्यूज में करा देती हूँ, कुछ बाकी आप अपने हिसाब से कीजिए, है ना। मुक लगाते रहो, टेस्ट लगाते रहो, देखते रहो कि जो हमने पढ़ लिया है उससे क्वेश्चन आ रहा नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो कहाँ कमी है, क्या हमारे पास कंटेंट एंड इन्फॉर्मेशन की कमी है, किताबों से चीज़ों को पढ़ना सीखो। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।